नमस्कार, मैं प्रियांशु कुमार। मनुष्य अपने विचारों का प्राणी होता है। हम किसी भी बात को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी चरित्र को सोचते हैं तो वह सबके लिए एक अलग अलग पर्सपेक्टिव है। वह चीज़ है नज़रिया। सभी चीज़ को देखने के हमारे अलग अलग नज़रिया है। जैसे इस डिजिटल बोर्ड को ही एक छोटा सा बच्चा किसी और नज़रिए से देखता है, एक टीचर किसी और नज़रिया से, पेरेंट्स किसी और नज़रिया से। सबको सब कोई अलग अलग डिफाइन करता है। उसी तरह हमारे इतिहास में एक सबसे शानदार कैरेक्टर्स में से एक सर्वोत्तम, जिनके बारे में आज हम कुछ रोचक जानेंगे, हमारे देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी के बारे में। आप थोड़ा सा सब्र करेंगे। यदि आप इनके विचारों से उतने ताल्लुकात नहीं रखते हो तो हमें प्रॉब्लम तब होता है जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं हो। इन्फॉर्मेशन ना होने के वजह से हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। ऐसा अक्सर होता है और अक्सर हम गलत फहमियों में पड़ जाते हैं। आप एक सिचुएशन को समझिए। कोई देश जो लगभग कोई देश क्या, अपना ही देश के बारे में हम बात कर रहे हैं। थोड़ा सा हम समय टाइमलाइन को समझाने, उस पे बात करने की कोशिश करेंगे। अपना जो देश इंडिया है, जब आप इसका इतिहास पढ़ने जाते हैं तो प्राचीन भारत का इतिहास शुरू होता है लगभग 600 BC से। उस समय यह देश महाजन पदों में बटा रहता है और लगभग बौद्ध धर्म से पता चलता है कि उस समय मुख्य रूप से 16 महाजन पद है। महाजन पदों पे स्वाभाविक रूप से राजाओं का शासन रहता है, यानी 600 BC से राजाओं का शासन स्टार्ट होता है। उसी समय मगध, जो उस समय का सबसे हाईलाइटेड महाजन पद है, उस पर बिंबिसार के द्वारा एक साम्राज्य की स्थापना की जाती है। और इस प्रकार भारत का इतिहास लगभग गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, मध्य गंगा के मैदानों में शुरू होता है। और 600 BC से लेकर के यह सिलसिला चलते रहता है 750 तक। हर्षवर्धन, जो कि एक राजा ही होता है, उस समय यहाँ पे अपनी कहानी प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त होता है। प्राचीन भारत का इतिहास 750 से समाप्त होता है और उसके बाद चलता है यह लगभग 1750 तक मध्यकाल। यानी मध्य भारत का इतिहास जब मध्यकाल में जानते हैं, उस समय भारत पे अलग अलग लोगों, जैसे मोहम्मद बिन कासिम अरब पे शासन करता है, अरब पे आक्रमण करता है। यानी कि अब पश्चिमी आक्रमणकर्ताओं की श्रृंखला दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है और भारत पे विदेशी आक्रमणकारों का शासन हो रहा है। जैसे अफगान शासक हो रहे हैं, तुर्क शासक हो रहे हैं, खिलजी वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, अलग अलग वंश भारत पे शासन कर रहे हैं। उसके बाद मुगल वंश आता है, एक लंबे समय तक शासन चलता है। और इसी मुगल वंश के शासनकाल में लगभग 1600 ईस्वी में, इसके पीछे तो एक व्यापक घटना है ही, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के आज्ञा के आदेशानुसार कुछ अंग्रेज व्यापारी व्यापार करने हेतु भारत में आते हैं और लगभग वह 1600 ईस्वी से लेकर के एक टाइमलाइन हम डिसाइड करें तो 1757, जिस समय प्लासी का युद्ध होता है, उस समय तक इन लोगों की व्यापक पहचान भारत में नहीं रहती है। लेकिन जैसे ही 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और उस समय यह लोग जीतते हैं और यहीं से माना जाता है कि हम लोग अंग्रेजों के गुलाम होते हैं। यह 1757 से लेकर के 1857 में, यानी 100 साल बाद एक विद्रोह होता है जिसका नाम होता है सिपाही विद्रोह। और इसमें माना जाता है, ये अफवाह भी फैलती है कि 1757 से लेकर के 1857, 100 साल बाद अंग्रेजों का जो शासन है वह समाप्त हो जाएगा। और हमारे क्षेत्र में, खास करके बिहार में, तो अफवाहें, मान्यताएं, रूढ़िवादिताएं, ये सब व्यापक लेवल पे चलती है। जब हम गांधी जी का भी इतिहास जानेंगे तो इनके बारे में भी बिहार में बहुत सारे अफवाहें फैली थी। हालांकि कभी कभी ये अफवाहें सही मायने में
मदद भी करती है। जैसे आंदोलन को बढ़ाने में गांधी जी से रिलेटेड अफवाहें काफ़ी मदद की थी, असहयोग आंदोलन को और ज़्यादा हाईलाइटेड करना। तो उसमें तो 1897 में यह होता है सिपाही विद्रोह, जो मंगल पांडे के द्वारा बैरकपुर छावनी से स्टार्ट होता है। और इस समय एक टोली पहुंचती है दिल्ली की लाल किला पे, और इस विद्रोह को कुछ समय बाद अंग्रेजों द्वारा आसानी से, नहीं तो थोड़ा कष्ट से ही, इसे दबा दिया जाता है। और उसके बाद भारत पे 1858 का अधिनियम आता है और डायरेक्ट ब्रिटिश का शासन भारत पे चालू होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है। और यहाँ से 1858 से लेकर के भारत आज़ाद होता है 1947 में। आप हमें यह टाइमलाइन बताइए, जो देश 600 BC से हमेशा राजाओं के शासन काल में रहा, 1600 ईस्वी तक शासन में रहा। यह जो समय लाइन होता है 1600 इधर 1600 2200 वर्षों तक जो देश एक तरह से राजाओं का गुलाम रहा, उसके बाद अंग्रेजों का गुलाम रह रहा है 200 वर्षों तक, जिसके पास खुद की कोई सीमा नहीं है, खुद की कोई आर्थिक पूंजी, कोई इकट्ठा कोषाध्यक्ष, कोई कोष नहीं है, कोई खुद का सैनिक नहीं है, बॉर्डर बढ़िया से तैयार नहीं है। उस देश को क्या हम युद्ध करके, लड़ करके जीत सकते हैं, जिस देश के बारे में कहा जाता है कि उसका सूर्य कभी नहीं डूबता है, जो देश लगभग 51 गो देशों पे अपना उपनिवेश बना के रखा है? उस देश को हम कह रहे हैं कि हम लड़ कर के जीत जाए, हम लड़ कर के उससे आज़ादी ले लें? वास्तव में एक कतई संभव नहीं है। जिन्होंने लड़ने का प्रयास किया, इन्होंने एक एक करके उन्हें फांसी के फंदों पे चढ़ाया। मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है जिन्होंने इस पथ को अपनाया उन्होंने गलत किया। सबकी एक ही भावना थी, राष्ट्रवाद। उस भावना ने इनमें वह उत्तेजना पैदा की कि हम देश की आज़ादी के लिए लड़ें, और इस देश की आज़ादी के लिए काफ़ी लोगों का बलिदान रहा। लेकिन जो वास्तविक पथ यहाँ से निकलता है, वह पथ प्रदर्शक इनके द्वारा काफ़ी व्यापक रूप से रहता है, जिनका नाम महात्मा गांधी। जब हम इनकी जीवनी पढ़ते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ों के जानते हैं। थोड़ा सा हम जीवनी पे बात करना चाहेंगे। महात्मा गांधी का जन्म जो होता है, इनका जन्म पोरबंदर में, जो कि गुजरात का एक ज़िला है। आप देख रहे होंगे समुद्र तट के किनारे यहाँ पे पड़ता है। 1869 में 2 अक्टूबर, तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में होता है। सूर्य की इनकी जो शिक्षा रहती है, अच्छा, हालांकि एक बात इनमें काफ़ी इंटरेस्टेड है कि 13 वर्ष के एज में ही महात्मा गांधी का शादी कस्तूरबा से हो जाता है, जो आगे चल के कस्तूरबा गांधी कहलाती हैं। और ये काफ़ी कम समय में हो जाता है। इस पे चल के वह बात भी किए हैं अपनी पुस्तक एन एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग में। उसके बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में ही होती है, और वह लगभग 1888 में, दिसंबर 1888 में, जिस तरह हम लोग पूछते हैं 12th पास करने के बाद कि अब क्या करें, उस तरह गांधी जी के समक्ष भी अब प्रश्न खड़ा होता है कि ये अब क्या करें। तो इनके सामाजिक लोग, जिस तरह अभी भी आपके पास बहुत सारे मोटिवेटर, समाज सुधारक, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी होंगे जो बतला देते होंगे कि अब इसके बाद आप IAS करिए, ये करिए, वो करिए। उस तरह उस समय भी गांधी जी को बतलाया गया कि आप वकालत की पढ़ाई कर लीजिए। और इस वकालत की पढ़ाई करने के लिए, जिस प्रकार इस समय हमारे लिए BA है, बिहार यूनिवर्सिटी से BA आप विदाउट कॉलेज आए हुए कर लेते हैं, उस तरह इंग्लैंड में उस समय वकालत की पढ़ाई होती थी। विदाउट बुक खरीदे भी बहुत लोग पास हो जाते थे। हालांकि गांधी जी उसमें से होशियार लोगों में से थे, तो इन्होंने बुक की पढ़ाई भी की। लेकिन यह 3 साल की पढ़ाई करके 1891 में आ जाते हैं अपना देश भारत। भारत में वकालत की पढ़ाई तो कर लिए, उसी तरह BA करने के बाद आप जॉब ढूंढते हैं। इस प्रकार ये भी जॉब ढूंढ रहे हैं और मुंबई की गलियों में भटकते हुए पहुंच रहे हैं वह मुंबई। उस समय हालांकि इसका नाम बॉम्बे रहता है, और इनके पास किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं है। तो यह क्या करते हैं कि मुंबई हाई कोर्ट में बैठ करके
यह सिलसिला देखते हैं कि किस तरह केस लड़ा जा रहा है, वकील किस तरह काम कर रहे हैं। हालांकि उन लोगों में ये अकेले नहीं थे, उसी तरह के सिलसिला उसमें है। बहुत सारे लोग भी हैं, अन्य लोग भी, जो इस तरह सेम प्रोफेशन अपना रहे हैं। इनको इसमें सफलता नहीं मिलती है, उसके बाद फिर वह पुनः अपने शहर, अपने घर राजकोट लौटते हैं और वहाँ पे कुछ लिखा पढ़ी का काम करते हैं। इनको एक केस मिलता है। गांधी जी ये है कि वह इंग्लैंड में जिस समय थे तो अलग अलग भाषाओं के जानकार बनने की इच्छा इनमें काफ़ी ज़्यादा थी, तो अलग अलग भाषा जानने की इच्छा के दौरान ये काफ़ी भाषा सीखे थे और इसके कारण इन्हें एक केस मिलता है अफ्रीका का, जो अब्दुल्ला सेठ के द्वारा मिलता है। और वह अब्दुल्ला सेठ को केस को लड़ने के लिए गांधी जी पहुंचते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका गांधी जी जाते हैं 1893 ईस्वी में और वहाँ पे यह केस लड़ते हैं और इसे जीत भी जाते हैं। हालांकि इसमें यह हेल्पर के तौर पे काम करते हैं। उस दौरान इनके साथ बहुत सारी घटनाएं होती हैं इनके लाइफ एक्सपीरियंस से, जो कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग में है। यह डरबन से प्रिटोरिया जा रहे होते हैं। उस दौरान इनके साथ घटना एक होता है कि इनको जो है, इनके पास फर्स्ट क्लास की टिकट होती है, लेकिन फिर भी इन्हें फर्स्ट क्लास के टिकट से, फर्स्ट क्लास से निकाल दिया जाता है। उस समय अफ्रीका में नस्ल भेद काफ़ी चरम सीमा पे रहता है। रात भर यह स्टेशन पे जाड़े में किकुड़ कर रहते हैं और इसका प्रभाव गांधी जी पे काफ़ी व्यापक पड़ता है। इसके साथ साथ अलग अलग भी घटनाएं होती है और गांधी जी जब यह जीत जाते हैं इस केस को, उस समय एक पार्टी हो रही होती है उन लोगों के बीच के समूह जो कि जिनका केस था, या जिनका केस था अब्दुल्ला सेठ अफ्रीका के काफ़ी पारसी या व्यापारी रहते हैं, इनका नाम काफ़ी व्यापक रहता है। तो उस सम्मेलन में ही यह प्लान बनता है कि हम किस तरह भारतीय मूल के निवासी जो हैं उन्हें इस नस्ल भेद से छुटकारा दिलाएं। भारतीय मूल के निवासी जो गिरमिटिया मजदूर के तौर पे अफ्रीका में आए हैं, उनको हम कैसे छुटकारा दिलाएं, उन्हें कैसे हेल्प करें। तो इसी के लिए गांधी जी द्वारा नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना होती है 22 अगस्त 1894 में। उसमें भारतीय मूल के निवासियों के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, इसके लिए वह एक कोषाध्यक्ष भी बनाते हैं फंडिंग करने के लिए। उसमें 3 करके टैक्स भी लगाते हैं कि सबको इस पे रुपया जमा करना है, स्कूल बनाना, अलग अलग कामों में यह संलग्न होते हैं। उस दौरान यह काफ़ी लंबा समय चलता है। इसके बीच वह भारत भी आते हैं। लंबा समय के होने के कारण अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के यह फिर से अफ्रीका जाते हैं और 1899 में एक घटना होता है अफ्रीका में। वह घटना यह होता है कि वहाँ पे एक युद्ध होता है डच एवं इंग्लैंड के बीच। अफ्रीका जो है ऑलरेडी इस पे इंग्लैंड का ही एक उपनिवेश रहता है। तो अफ्रीका में डच और इंग्लैंड के बीच एक युद्ध होता है जिसका नाम रहता है बोहर का युद्ध। और उस बोहर का युद्ध में इंग्लैंड के सपोर्ट कर रहे होते हैं महात्मा गांधी जी। या इमरजेंसी कोर की स्थापना करते हैं जिसमें जो घायल सैनिक होते हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान करना, उनकी पट्टी मरम्मत, इन सब कार्यों में संलग्न होते हैं। अच्छा, इन्हीं इमरजेंसी कोर की स्थापना के कारण जब गांधी जी 1915 में, फिर जब 1914 या 1893 से 1914 तक रहते हैं अफ्रीका में, जब 1915 में भारत आते हैं तो इन्हें कैसर-ए-हिंद, यानी हिंद, कैसर का मतलब सम्राट, इन्हें हिंद की सम्राट के रूप में एक बहुत बड़ा उपाधि मिलता है इंग्लैंड के द्वारा इसी इमरजेंसी कोर की स्थापना के उपलक्ष्य में। और इस प्रकार यह सिलसिला चलते रहता है और गांधी जी 1899 से 1902 तक चलता है, लगभग 3 सालों तक बोहर का युद्ध, और इसमें इंग्लैंड वाले विजयी रहते हैं। और 1906 में है, 1906 में गांधी जी प्रथम अपना आंदोलन यानी प्रथम सत्याग्रह जो देश से बाहर अफ्रीका में करते हैं और यह सत्याग्रह लंबे समय तक चलता है। और इसी के बीच टॉलस्टॉय फॉर्म, फिनिक्स फॉर्म, इन सभी चीज़ों की स्थापना करते हैं, आश्रम की स्थापना करते हैं और काफ़ी व्यापक लेवल पे इनका अफ्रीका में नाम होता है। इसके बाद वह भारत में लौटते हैं 1915 में
और 1915 में लौटने के बाद इनके कार्यकाल इन कांग्रेस के माध्यम से चलना प्रारंभ होता है। यह एक लंबा कहानी है। हम 1915 से लेकर के 1947 तक, अपितु इनकी मृत्यु 48 तक, हर साल इनका एक इम्पोर्टेंट काम रहता है। हर पल इनका शानदार बीतता है। गांधी जी का ही कहना था कि हर पल को ऐसे जियो कि लगे कि अब जीवन समाप्त होने वाला है। किसी चीज़ को ऐसे सीखो कि जीवन भर उसे उपयोग करना है। तो इस प्रकार इनकी घटना काफ़ी दिलचस्प रहता है। 1917 में यह चंपारण सत्याग्रह करके किसानों को उनको हक दिलाते हैं। 1918 में खेड़ा में आंदोलन होता है, मजदूर आंदोलन होता है, मिल मजदूर आंदोलन अहमदाबाद में, उनमें मिल मजदूरों को वो बोनस दिलाते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा यह आंदोलन कहते हैं 1900 असहयोग आंदोलन करते हैं, जो 1920 से लेकर 22 में 2 वर्षों तक चलता है। काफ़ी यह प्रथम आंदोलन होता है जिसमें पूरा भारत एक साथ आंदोलित होता है। इसमें महिलाएं से लेकर बच्चे, मजदूर, किसान, सब कोई भाग लेता है। एक ऐसे शख्स जो अपने कैरेक्टर के माध्यम से पूरे अखंड भारत को राष्ट्रवाद की भावना से जोड़ देना, यह काफ़ी असंभव कार्य जैसा प्रतीत होता है, जिसमें भारत में किसी भी प्रकार की सरकारी संगठन नहीं है। उस समय देश को एक साथ खड़ा कर देना अपने कैरेक्टर, अपने बहुत सारे प्रयासों के बाद, यह संभव इसीलिए इतिहास में इनको, जो एक बहुत बड़े फिजिशियन आइंस्टीन होते हैं, वो कहते हैं कि जब आज से 1000 साल बाद कोई बच्चा भारत में जन्म लेगा और जब वह गांधी का इतिहास पढ़ेगा तो वो कहेगा शायद यह किसी मानव का इतिहास नहीं है, यह काम किसी मानव के बस का नहीं है। एक व्यक्ति जो आज से कुछ साल पहले अपने व्यवसाय को ढूंढता है भारत के ही एक शहर मुंबई में, और कुछ समय बाद इतना व्यापक लेवल पे देश के लिए काम करता है और आज़ादी दिलाता है, तो यह काफ़ी अपने आप में दिलचस्प है। हमने तो उतना गहराई में बात नहीं कर पाया, लेकिन आप इसके विषय में ज़रूर जानें। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त से पहले हमने प्रयास किया कि थोड़ा सा गांधी जी पे बात किया जाए। कुछ समय बाद हम लोग स्वतंत्रता पे भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।